यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप देख पाएँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि हम गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो उसमें हम उर्वरक की मात्रा कितनी दें। अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि उर्वरक की मात्रा यदि हम सही नहीं देते हैं तो हमारा उत्पादन पे काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं सतीश आपका STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और बात करते हैं हम उर्वरक की मात्रा पे। पहले दोस्तों एक बात ज़रूरी है कि यदि आप मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो मिट्टी के जांच के आधार पर यदि आप उर्वरकें देते हैं तो काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होता है और पैसे की भी बचत होती है। पैसे की बचत इसलिए हो जाती है, कभी कभी कुछ तत्व होते हैं लेकिन जब तक हम मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं तब तक हम जो एक निश्चित मात्रा हम देते हैं उतनी मात्रा में दिया करते हैं और उसकी धीरे धीरे मात्रा बढ़ती जाती है। तो ऐसे में मिट्टी ख़राब होने के भी चांस बने रहते हैं और जो हमारी लागत है वो भी अधिक लगती है। तो यदि आप मिट्टी की जाँच करवा लेते हैं तो लागत भी कम हो जाएगी और मिट्टी भी नहीं ख़राब होगी और उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन यदि आप मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं तो आपको किस आधार पर उर्वरक देनी चाहिए। तो बुआई के समय यदि हम उर्वरक की मात्रा की बात करें तो सबसे सही चीज़ है कि यदि आप गोबर की कंपोस्ट, सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो एक बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रकार के सूक्ष्म तत्व भी मिल जाते हैं जो बाद में आपको अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व देने की आवश्यकता कम पड़ती है। तो यदि आप कंपोस्ट खाद देना चाहते हैं तो 60 से 70 कुंतल प्रति एकड़ आपको कंपोस्ट देना रहेगा और उसके साथ यदि आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो आपको 30-35 कुंतल प्रति एकड़ देना रहेगा। दोनों में से कोई एक उर्वरक तो आपको ज़रूर देना है। इसके बाद यदि बात करें हम रासायनिक उर्वरकों की मात्रा की, तो रासायनिक उर्वरकें यदि आप देते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अंतिम जुताई पर दे सकते हैं या बहुत से किसान भाई बुआई के समय भी देते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। यदि आप NPK 12-32-16 दे रहे हैं तो 12-32-16 की 75 से 80 किलोग्राम मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए देना चाहिए और साथ में आपको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया मिला लेना चाहिए। बाकी इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, तो अतिरिक्त गेहूं में आपको पोटास की मात्रा देने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में पोटास की मिट्टी में कमी पाई जाती है तो 20 किलोग्राम आप पोटास भी साथ में मिला लें तो बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा। यदि आप NPK नहीं देते हैं, DAP देते हैं तो DAP के साथ में भी आपको 26 से 30 किलोग्राम यूरिया मिलानी पड़ेगी और 50 किलोग्राम DAP लेनी पड़ेगी और 20 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाना पड़ेगा। 20 से 30 किलोग्राम आप म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाएं। यदि पर्याप्त मात्रा में म्यूरेट ऑफ पोटास की कमी आपके वहाँ नहीं होती है तो 20 किलोग्राम देना है। यदि तत्व की कमी पाई जाती है तो आपको 30 किलोग्राम देना है। यदि आप इसकी जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट आपको 150 से 170 किलोग्राम देना है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार थोड़ी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ 40 किलोग्राम यूरिया देना है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में यूरिया की मात्रा नहीं होती, इसलिए 1 एकड़ में 40 किलोग्राम आपको यूरिया देनी पड़ेगी और साथ में 20 से 25 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाकर देना पड़ेगा। तो यदि साथ में आप इन चीज़ों को मिला करके देते हैं तो बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ बता दें, जब भी आप गेहूं की बुआई करें तो गेहूं को बिना शोधित किए हुए मत बोएं, क्योंकि इससे बीमारियां बाद में जब लग जाती हैं तो हमारा पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और जो है नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। और यदि आपने गेहूं की बुआई कर रहे हैं और धान में जिंक को नहीं दिया है तो आप जिंक की मात्रा भी 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ साथ में मिला करके दे सकते हैं। अब साथ में मिलाने की बात है तो सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में मिलाकर दे सकते हैं या किसी भी उर्वरक में मिलाकर दे सकते हैं। शुरुआत में यदि आप दानेदार देते हैं तो कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यदि आप घोलते हैं तो घोलने में आपको म्यूरेट ऑफ पोटास या NPK DAP के साथ में या 19-19-19 18-18-18 उसके साथ में आपको जो है वो नहीं देना चाहिए जिंक को, तो इस बात का ध्यान रखना है। और यदि आपके क्षेत्र में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी आती है तो साथ में आप 5 से 6 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी मिला करके दे सकते हैं। यदि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाकर दे रहे हैं तो जिंक को आपको अलग से मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत काम की आपकी होगी। लेकिन यदि आप इस तरीके से अपनाते हैं तो पैसे की भी बचत होगी और सही संतुलित मात्रा में उर्वरक भी दे पाएंगे, क्योंकि बहुत से किसान भाई बहुत अधिक NPK DAP देते हैं जिससे लागत अधिक हो जाती है। आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।